आज की कहानी है दुलाई वाली, जो बंग महिला द्वारा राजेंद्र वाला घोष जिसके द्वारा लिखी गई है। 1907 इसका प्रकाशन काल है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी है कुछ इस तरह। दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला लाओ। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अगर आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम बस लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? आप तो किसी तरह रुकेंगे नहीं। जरूरी है उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठे पूड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात तोड़ा दी। सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती ही नहीं, पूड़ी क्या खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा करने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इसके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। मारोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 कुशामदी घेर रहते हैं। छूचे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कही गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिचाने से बातें करते हैं।
30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों को बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कोच आस बाप था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर विदेशी स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजों जे मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, हाँ, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पर पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल कहाँ का कहीं कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटका हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़ दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरे में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठे। आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सूद आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोह लेंगे।
क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई, तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठे जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बेखड़ा बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो काम से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी। केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आईलेन हो, देखो हो रोवल करथईन। दूसरी, अरे दूसरा गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बो रही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, ताऊ हो भलू तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कोनो गाँव उतरू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहा उतरू हो। आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो गैया। पहली, अरे नाही जान लो, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले काहे के, नाही तोहरे पंच के धर्म से चाई दाई नहाए चुके दहई। ऐसा हो सोमवारी और गहन दक्का दक्का लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहले, आवे जाए के तो सब थे, जाता बटले बाटेन, फोन यह साइतन तो बेचारो विपत में न पड़ल बाटली। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटोली, मोगल के सराय उतर लिया, दो हो दपुनी चढ़ लिया। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही। देखोन स्टेशनिया पर उकर मलकवा उतरे से की जुरते ये गाड़ियों खुली। अब भैया उघरा फाड़ फाड़ नारी आए, ए साहब गाड़ियाँ खड़ी कर, ए साहेब गाड़ियाँ तनी खड़ी कर। भला गड़िया दही नाती काहे खड़ी होए। पहली, ओ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बाय का नहीं, ए साहिबवा सुनी तो कलकत्ते ताई में मसूलिया ली। अरे ये हो तो नाही की दूर से आवत रहले ना फारगत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो भी ना कही गैया गोइया। तीसरी, हम देख रहली हो मचके टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहरा जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं।
यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो में नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी से छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंशीधर की ओर वह ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगा कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उसी स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। क भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओकाई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बेटा दिहल ने और अपुआ तउन टिकस लेई के चल दिहल। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रप्पू चक्कर हो जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साजा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उसको भी अपने संग उतार ले। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई, इतना कहना था कि दुल्हाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत थे। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से यहाँ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चल आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोच कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। चार हाथ की दुलाई की बिसात की कितनी।
इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आई। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी का के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर आज ही खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो इस तरह से कहानी थी। कहानी जो है, यह इलाहाबाद निवासी वंशीधर अपनी पत्नी जानकी को विदा करने बनारस आते हैं और जहाँ वे अपने ममेरे भाई नवल किशोर के साथ मुगल सराय तक यात्रा करने की योजना बनाते हैं। यात्रा के दौरान नवल किशोर एक शरारत करते हैं। वे अपना वेश बदलकर एक दुखलाई वाली के रूप में वंशीधर के डिब्बे में बैठ जाते हैं। वंशीधर को परेशान करते हैं। वंशीधर दूसरे के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने और जानकी को बचाने के लिए उस धुलाई वाली की मदद करने का जिम्मा लेते हैं, लेकिन यह एक जाल निकलता है। यह कहानी मित्र वंशीधर के मजाकिया स्वभाव और रेल यात्रा के दौरान वंशीधर को छद्मवेश में परेशान करने के आसपास घूमती रहती है। प्रारंभ इसका पत्नी जानकी को विदा कराकर इलाहाबाद से बनारस लौटते हैं और मित्र नवल किशोर के साथ मुगल सराय तक की यात्रा का है उत्साहित है। मुगल सराय में मुलाकात होती है। अनपेक्षित यात्री यहाँ मिल जाते हैं और उनकी सुलझन यहाँ पर दिखाई गई है और बाद में परिणाम स्वरूप मित्र वंशीधर और नवल किशोर के बीच बातचीत होती है। नवल किशोर और वंशीधर को बताते हैं कि उनसे जानकी को डराने के लिए ऐसा किया, जिससे वंशीधर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर दोनों मित्र अपनी अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। कहानी के पात्रों में वंशीधर, नवल किशोर और वंशीधर की पत्नी जानकी है। नवल किशोर का चालाक स्वभाव और उसका अपने मित्र को परेशान करने का तरीका कहानी को दिलचस्प बनाता है। भाषा शैली में लेखिका ने कहानी में आंचलिक भाषा और बोलचाल के शब्दों का एक सुंदर प्रयोग किया है। इससे कहानी यथार्थवादी और मनोरंजन कारक बनती है और कहानी का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग करना और स्त्री चेतना को व्यक्त करना है। साथ ही पुरुष सत्तात्मक समाज पर भी कटाक्ष किया गया है। इस तरह से यह कहानी थी। 1907 में प्रकाशित हुई है और बहुत ही बढ़िया कहानी है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।